अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइक्रोमेट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से जो है डाइक्रोमेट्स उसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। पार्ट ए में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर को एंड प्रेपरेशन को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में इनके पार्ट बी में मैं आप लोगों से जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइक्रोमेट्स वो आपसे डिस्कस करूँगी और यूजेस ऑफ डाइक्रोमेट्स जो है वो आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है लेक्चर का पार्ट नंबर बी है, जिसमें मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगी। सबसे पहले जो है प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगी। इसमें प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो है वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी और इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है उनको मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो पहले जो है स्टूडेंट्स मैं ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करती हूँ आप लोगों से, और उसके बाद जो है मैं यूजेस की तरफ आती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आप देख रहे हैं कि ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी हैं, आपको नजर आ रही। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ एन ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑरेंज रेड कलर का जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो स्टूडेंट्स ये एक बात याद रखनी है कि क्रोमेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। क्रोमेट्स क्या होते हैं? येलो कलर के होते हैं, ठीक है, येलो कलर के होते हैं। जबकि जो आपके डाइक्रोमेट्स हैं ये ऑरेंज रेड कलर के होते हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर के होते हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों को जो है वो आराम से, अगर आप लैब में जाएँ तो बॉटल्स अगर आप देखें तो येलो कलर की है तो फ़ौरन से आप उनको कहेंगे कि ये क्रोमेट्स हैं, और अगर ऑरेंज रेड कलर की है तो यानी कि ऑरेंज कलर की है तो आप उनको बोलेंगे कि ये क्या है? डाइक्रोमेट्स हैं। तो क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स में इस तरह से आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑरेंज रेड कलर का ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 396 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 396 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस पे मेल्ट हो जाता है। उसके बाद जो है क्या है कि इट इज फियरली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में जो है ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और वो खैर इसकी चलें यूजेस में आ जाएगा कि इसको हम यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलें हम आगे चलते हैं। तो सारी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप लोगों से जो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की तरफ, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में अब आप देखें कि डाइक्रोमेट्स जो हैं दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हम इनको कहते हैं कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट भी आप इसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा एजेंट या स्पीशीज जो दूसरों को क्या करे? ऑक्सीडाइज करे और इट सेल्फ रिड्यूस हो, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? ऐसी स्पीशी को जो कि दूसरों को क्या करती है? ऑक्सीडाइज करती है। पहले दूसरों की बात करनी है, ठीक है। दूसरों को क्या करती है? ऑक्सीडाइजिंग है ना, तो ऑक्सीडाइज करेगी और इट सेल्फ क्या होगी? रिड्यूस होगी, ठीक है। अब ये दो बातें क्या है कि ऑक्सीडाइज करेगी और रिड्यूस करेगी। तो यही बात मैं स्टूडेंट्स आपको बताने जा रही हूँ। तो होता ये है कि मतलब मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब इसमें क्या होगा कि इंक्रीज होगा इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मतलब दूसरों के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी और इट सेल्फ जो है वो रिड्यूस होगी। खुद इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, रिड्यूस होगा, यानी कि उसमें कमी आएगी। तो ये सारी बातें जो है वो अभी मैं प्रॉपर्टी जो इसकी जब हम मैं रिएक्शंस में आप लोगों से डिस्कस करूंगी तो ये सारी पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर करूंगी। यहाँ तक अभी जस्ट आपने इस बात को इस तरह से याद रखना है। एक तो हम इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दो तरह से भी डिफाइन करते हैं। एक हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? एक स्पीशी होती है जो कि क्या करती है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है और खुद जो है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? गेन करता है, एक्सेप्ट करता है या फिर रिसीव। मतलब एक ही बात है कि रिसीव करना, लेना, एक्सेप्ट करना या गेन करना। रिसीव करना, एक्सेप्ट करना या गेन करना क्या? इलेक्ट्रॉन्स को लेता है फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट से जो है इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो मतलब आपने यही कहा ना कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है और खुद जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। रिड्यूस होना मतलब रिडक्शन कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, ठीक है, और दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज कर रहा है उनको, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आप इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को है डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इनको जब हम फर्दर रिएक्शन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को ये सब पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम मजीद इसके तरफ आते हैं। तो ऑक्सीडेशन जो है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमने कहा तो ऑक्सीडेशन जो है वो कैरी आउट होगी इन एन एसिड सोल्यूशन, ठीक है। इसीलिए हम जो है मोस्टली आपने देखा होगा कि ऑक्सीडेशन करने के लिए हम जो है ये खासतौर पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम लोग जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है उसको हम यूज़ करते हैं K2Cr2O7 को, और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट को यूज़ करते हैं खासतौर पे
जो आपके पास अल्कोहल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं एक जस्ट सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करने के लिए अल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, खासतौर पे प्राइमरी अल्कोहल। लेट्स सपोज प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, और एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करें फर्दर तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होगा कि हमने ये जो है ऑक्सीडेशन किसकी मौजूदगी में की थी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या एसिडिफाइड आप कहते हैं H2SO4 K2 अपॉन K2Cr2O7, तो इसकी मौजूदगी में करते थे, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में। तो यही बात मैंने कही कि एसिड ऑक्सीडेशन जो है इट इज कैरिड आउट इन एन एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन में इनके यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो भी साथ में हम लेंगे, और इसी तरह मजीद इसकी भी ऑक्सीडेशन के लिए जो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है यूज़ कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनको आप बहुत सारे जो आपके रिएक्शंस हैं उनमें आप जो है इस को हम इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को, ठीक है। तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस वजह से, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इन दिस प्रोसेस हेक्सावेलेंट क्रोमियम आयन इज रिड्यूस टू ट्राईवेलेंट क्रोमियम आयन। इसमें हेक्सावेलेंट यानी कि 6 वैलेंसी वाला क्रोमियम जो है, जिसमें मतलब इसका मतलब क्या है कि हेक्सावेलेंट जिसमें क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 होगा, तो हेक्सावेलेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ट्राईवेलेंट में इनके क्रोमियम जो है वो +3 स्टेट में आ जाएगा। यही बात मैं स्टूडेंट्स आपको बता रही थी कि दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, मतलब उनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, मतलब खुद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगी। तो देखें ये +6 से +3 में जाएगा। अब ये बात तो मैंने बोल दी है, ठीक है, अभी तो मैं जस्ट ये बात बता रही हूँ, लेकिन अभी इसके रिएक्शन, ये जो बाकी रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस के थ्रू मैं ये सारी बात जो है आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि किस तरह से ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो काम कर रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो 4 रिएक्शंस आप लोगों को नजर आ रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन हम इसका करवाएंगे रिएक्शन विद H2S, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और इसी तरह जो सेकंड रिएक्शन हम इसका करेंगे रिएक्शन विद फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट इसको कहते हैं, इसके साथ करेंगे। थर्ड रिएक्शन इसका करेंगे हम पोटाशियम आयोडाइड के साथ, और फोर्थ इसका रिएक्शन हम करेंगे, फोर्थ जो है इसका रिएक्शन है वो क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हम इसका करेंगे। क्रोमाइल क्लोराइड की इसमें हम फॉर्मेशन, जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो फॉर्म होगा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है वो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शंस हम करेंगे, और इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स की जो आपका हेक्सावेलेंट क्रोमियम है यानी कि क्रोमियम +6 स्टेट में होगा, वो रिड्यूस होकर +3 स्टेट में आ जाएगा, और यहाँ पर जो K2 यानी कि K2Cr2O7 जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। तो अब हम रिएक्शन को जो है रिएक्शंस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट रिएक्शन होप्स कि आपको नजर भी आ रहा है, रिएक्शन विद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S के साथ रिएक्शन हो रहा है। अब ये क्या करता है कि जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटाशियम डाइक्रोमेट, मैंने भी आपसे कहा कि K2Cr2O7 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा आपके H2S को टू फ्री सल्फर, सल्फर में ऑक्सीडाइज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के अगर हम H2S की बात करें तो H2S के ऊपर सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने देखा, तो ये +2 है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, -2। तो ये इस तरह से भी आप, ये शॉर्ट तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के लिए। मैं शॉर्टकट तरीका जो है ये भी स्टूडेंट्स को बताती हूँ, और जो प्रॉपर फार्मूला के थ्रू जो है वो भी कैलकुलेट करने का तरीका बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर जाहिर बात है हम बाकी चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर जस्ट शॉर्टकट तरीका आपको बता रही हूँ ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने का, ठीक है। तो आप देखें कि सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है, तो आप देखें यहाँ पर आप देखेंगे कि -2 से ये ऑक्सीडाइज होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, और ये फ्री सल्फर में जा रहा है। कैसे फ्री सल्फर में जाएगा, तो सल्फर जब कोई भी एटम स्टूडेंट्स स्पीशी जो है फ्री स्टेट में होगी तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आप देखें कि जो स्पीशी -2 से यानी कि H2S से जब ये सल्फर में जाएगा, यानी कि ये -2 से किधर जाएगा, 0 में जाएगा, तो कोई आप देखें सेंटर में आप लगाए ना 0, तो इसके राइट साइड पे मूव करें तो ये क्या होता है,
पॉजिटिव होता है +1 +2 +3 +4 इस तरह से, और नेगेटिव पीछे जाएंगे 0 नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो ये -1 -2 -3 इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किधर गया है, -2 से किधर गया है 0, मतलब आगे की तरफ गया है। -2 से किधर गया है, आगे की तरफ गया है ना, 0 की तरफ गया है, मतलब इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये H2S -2 से किधर, अभी आप देखेंगे भी कि -2 से किधर जाएगा, 0 में जाएगा, फ्री स्टेट में मतलब वो 0 होता है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, मतलब इसके ऑक्सीडेशन नंबर को ये इंक्रीज करेगा और खुद जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, हेक्सावेलेंट से ट्राइवेलेंट में जाएगा। कैसे, अब ये सारी चीज़ मैं इस इक्वेशन, ये जो रिएक्शन है इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है, इसके अंदर अगर आप इसका दोबारा से मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके बताती हूँ। देखें ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया कि 7 है तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। 7 2 14, तो ये -14, इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, -14 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर जो है पोटाशियम मौजूद है, तो पोटाशियम का क्या होता है, +1 होता है, तो यहाँ पर 2 मौजूद है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने ये +2 हो गया। ये -14 है, तो अब आपने क्या करना है कि ये सारा ओवरऑल क्या बने, +14। अब +14 बनाने के लिए हमने ये +2 तो मौजूद है, अब हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए कि +14 हो तो +12 चाहिए, तो +12 यहाँ पर आपने लिख दिया +12। मतलब इसका ये है कि एक क्रोमियम के ऊपर जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6 है, क्योंकि 2 है ना क्रोमियम, तो 2 क्रोमियम का अगर +12 है, तो अगर एक क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करें तो वो क्या होगा, +6 होगा, मतलब इसका हाफ हो जाएगा ना। तो आपने +6 मतलब यहाँ पर क्रोमियम जो है वो +6 स्टेट में है। अब देखें कि ये +6 स्टेट यानी कि हेक्सावेलेंट था और यहाँ पर ये ट्राइवेलेंट की फॉर्म में आएगा। कैसे, अब आपके पास जो है K2CrO4 मतलब पोटाशियम डाइक्रोमेट को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पोटाशियम सल्फेट मिलता है, उसके बाद जो है क्रोमियम, आप इसके अलावा जो है आपको Cr2SO4 होल थ्राइस ये आपको मिलता है। इसके अलावा जो है 4 मोल्स ऑफ वाटर आपको मिलते हैं और 3 जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट स्टेप फिर हम चलते हैं, लेकिन पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स के ये आपके पास सल्फेट है, तो आपको पता है कि सल्फेट के ऊपर SO4 2 नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव, के ऊपर जो है वो +1 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर तो ये +2 होता है, तो ये तो आपको इक्वेशन का समझ आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, ये आपके पास जो Cr2SO4 होल थ्राइस है इसकी मैं बात करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के जो आपके पास सल्फेट है SO4 की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर जो Cr2SO4 होल थ्राइस है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखें कि जो सल्फेट होता है उसके ऊपर चार्ज हमेशा आप लोगों ने भी देखा होगा कि SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ये देखें ना सल्फेट के ऊपर मैंने 2 नेगेटिव चार्ज डाला, तो यहाँ पर भी क्या है 2 नेगेटिव चार्ज है। अब ये 3 है ना होल थ्राइस है, इसका मतलब क्या है कि 3 को आपने मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 नेगेटिव चार्ज है या -2 चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, -2 चार्ज को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो -6 हो गया है, तो ये वाला जो पार्ट होगा इसका ये क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए। ठीक है, तो क्रोमियम के ऊपर यहाँ पर क्या होगा +6, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो एक क्रोमियम के लिए क्या हो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मतलब क्या होगा, क्रोमियम +3 स्टेट में होगा, और दूसरा भी क्रोमियम +3, तो इस तरह से ये क्रोमियम +6 होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि 2 क्रोमियम है तो जो कि +6 स्टेट में है, तो एक क्रोमियम के ऊपर जो है वो +3 होगा और दूसरे के ऊपर भी +3 चार्ज होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये +6 स्टेट में था, एक क्रोमियम जो है वो +6 स्टेट से किधर आया, +3 स्टेट में आया, मतलब कि हेक्सावेलेंट से ये हेक्सावेलेंट था तो हेक्सावेलेंट से ये रिड्यूस होके ट्राइवेलेंट जो है उसमें कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, मतलब ये इसने क्या किया, औरों को ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हुआ। मतलब ऑक्सीडाइज कैसे किया, ये मैंने अभी आपको बताया कि H2S से ये -2 से ये इसको 0 स्टेट में लाएगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद जो है वो रिड्यूस होगा। अब देखें इसको नेक्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि H2S था ये आपका, जब हमने इसका रिएक्शन करवाया H2S का, तो ये -2 की फॉर्म में था और ये +2 था, तो यहाँ पर जो है ये जब इसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ तो ये 3H2O में कन्वर्ट हो गया, 3H2O 3 वाटर है, 3 मोल्स ऑफ वाटर और साथ में यहाँ पर 3 सल्फर एटम्स हैं वो आपको मिले, और फ्री स्टेट में तो ये सल्फर 0 है। तो आपने देखा कि ये -2 से किस स्टेट में आ गया है, 0 में आया है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट था इसने क्या किया है कि H2S को ऑक्सीडाइज किया है, सल्फर में कन्वर्ट किया है, ऑक्सीडाइज हुआ, और दूसरों को मतलब इसने ऑक्सीडाइज किया और खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, मतलब +6 स्टेट से +3 स्टेट में आया है। ठीक है यहाँ पर,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप सो कि ये पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया और ये रिएक्शन अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। अब इसको ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, जो चीज़ कैंसिल सिंप्लीफाई हो रही है, मतलब उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। तो ये 3 ऑक्सीजन है, यहाँ से इसको ये कैंसिल कर देंगे और बाकी जो है वो आप इक्वेशन देख लें कि और भी कोई चीज़ कैंसिल तो नहीं हो रही, तो नहीं कैंसिल हो रही तो आप बाकी ओवरऑल इक्वेशन को आप नीचे उतार देंगे। तो K2Cr2O7 जो है इसको आपने नीचे उतारा और यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, नीचे उतार दिए और यहाँ पर 3H2S है तो ये आपने नीचे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट साइड आपकी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आपने नहीं लिखना। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड पे। तो प्रोडक्ट साइड यहाँ पर ये मौजूद है, तो आप देखें K2SO4 पोटाशियम सल्फेट को आपने लिख दिया, इसके बाद जो है Cr2SO4 होल थ्राइस को आप लोगों ने लिख दिया, इसके बाद 4 मोल्स ऑफ वाटर ये हैं और 3 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये आपस में 4 और 3 मिलके 7 मोल्स ऑफ वाटर बन जाएंगे। इनको आपने कैंसिल नहीं करना क्योंकि ये ऑपोजिट साइड पे मौजूद नहीं है, ये सेम साइड पे, तो इसलिए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 7 मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे, 4 ये और 3 ये 7 हो गए और साथ में 3 सल्फर एटम्स ये मौजूद हैं, ये आपने साथ में लिख दिए। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये आप लोगों को ये जो इक्वेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गई है। ये ओवरऑल इक्वेशन है, ये आपको दिखाई गई है। यहाँ पर सिंपलेस्ट वे में वही बात हुई कि यहाँ पर +12 स्टेट में था, एक क्रोमियम जो है सॉरी +6 में था, वो किस में कन्वर्ट हुआ, एक क्रोमियम जो है ये +3 स्टेट में आ गया। तो ये क्या हुआ है, सिंपल स्टेट में, मतलब एक ही इक्वेशन में अब मैं ये दोनों बातें बताने जा रही हूँ। तो देखें ये +6 स्टेट से किधर गया, ये रिड्यूस होके +3 में चला गया, रिड्यूस हुआ यानी कि रिडक्शन हुई है। और ये H2S जो है ये -2 से किधर गया है, 0 में गया है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि 0 वाली पॉजिटिव वाली साइड पे आ रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये ओवरऑल रिएक्शन स्टूडेंट्स होप सो कि आपको अंडरस्टैंड आप इसको कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स मैं सेकंड रिएक्शन की तरफ आती हूँ, इसका रिएक्शन करते हैं विद FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। और अब देखें कि ये जो है ऑक्सीडाइज करेगा फेरस सल्फेट को, किसमें, टू फेरिक सल्फेट। जिस तरह से क्रोमिक सल्फेट आपको मिला था इसी तरह ये जो है आपको फेरिक सल्फेट जो है आपको मिलेगा। Fe2SO4 होल थ्राइस में इसको ऑक्सीडाइज करेगा और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपने हमेशा इसके साथ जो है जब भी आप रिएक्शन करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट का, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा देखेंगे रिएक्शन में मौजूद होगा, क्योंकि हम एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है उसको मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, और FeSO4 जो है यहाँ पर ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, Fe2SO4 होल थ्राइस में। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं, तो इसमें भी सेम सारा प्रोसीजर सेम होगा, सबका सब प्रोसेस सेम होगा, बस आप देखेंगे कि ये जो आपका पोटाशियम K2Cr2O7 है, ये मैंने स्टार्ट में ऊपर आप लोगों को कैलकुलेट करके कंप्लीट दिखाया है, तो बार बार मैं नहीं कैलकुलेट करूँगी, बस इसी को हम नीचे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रोमियम जो है 2 थे ना, तो 2 क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, +12 था, तो एक क्रोमियम के लिए क्या होगा, +6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही देखा आपने, तो ये बाकी K2SO4 मिला था, Cr2SO4 होल थ्राइस है, और यहाँ पर जो है FeSO4 की, क्योंकि यहाँ पर ऊपर FeSO4 मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पर FeSO4 मौजूद है, तो उसके साथ रिएक्शन होगा तो Fe2SO4 होल थ्राइस आपको मिलेगा। ठीक है, जिसको आप फेरिक सल्फेट कहते हैं, ये आपको ऑब्टेन हो रहा है और साथ में 7 मोल्स ऑफ वाटर आपको ऑब्टेन होंगे। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर वही बात है कि सल्फेट जो है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ये -2 चार्ज होता है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 है ना, 3 है तो -2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, -6, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, +6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक Fe के ऊपर जो है यहाँ पर 2 Fe हैं, तो एक Fe के ऊपर जो है वो चार्ज क्या होगा, +3 होगा, और दूसरे भी Fe के ऊपर, आयरन के ऊपर जो है वो चार्ज क्या होगा, +3 होगा। ठीक है, मतलब एक आयरन की रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, और एक उसकी बात क्रोमियम की बात कर रही हूँ। तो देखें कि यहाँ पर जो FeSO4 था तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज था, तो ऑटोमेटिकली Fe के ऊपर जो था वो क्या चार्ज था, +2 था, यहाँ पर +2 था। तो देखें कि इसने क्या किया है, जो आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने क्या करना था कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करना था और इटसेल्फ रिड्यूस होना था। तो देखें इसने क्रोमियम FeSO4 को फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज किया है, +2 स्टेट से किधर लेकर गया है, +3 स्टेट में। ये स्टूडेंट्स +6 ओवरऑल Fe2 2 आयरन की लिखी गई है, तो यहाँ पर एक आयरन की रिस्पेक्ट से मैं लिख देती हूँ, देखें +3 लिख देती हूँ एक आयरन की रिस्पेक्ट से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक आयरन यहाँ पर अगर हम बात करें तो +2 स्टेट से किधर गया है, एक आयरन जो है वो +3 स्टेट में गया है। ठीक है,
समझ आ रही है ना बात। तो FeSO4 से ये किस में गया, Fe+3 स्टेट में, +2 स्टेट से किधर गया, +3 स्टेट में गया, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, तो यहाँ पर मतलब ऑक्सीडाइज हो गया है। ये इसने दूसरों को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया, उनके ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज किया है, और खुद रिड्यूस हुआ है, मतलब यहाँ पर +6 स्टेट में था, तो देखिए यहाँ पर वही बात जो ऊपर वाली आप देख लें, यहाँ पर किस स्टेट में था, +3 स्टेट में था, तो देखिए ये +3 स्टेट में जो है यहाँ पर आया है। सेम वही ऊपर वाली बात कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही, तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप ऊपर से ही नीचे उतार लें। तो देखें +6 स्टेट से खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो इसे आप क्या कहते हैं, रिडक्शन हुई है, रिड्यूस हो गया, खुद रिड्यूस हुआ और दूसरों को क्या किया, इसने ऑक्सीडाइज किया, यानी कि फेरस सल्फेट को +2 स्टेट से ऑक्सीडाइज करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करके +3 में लेके गया है। ठीक है, तो ये होप सो कि आपको सेकंड रिएक्शन जो है वो भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं विद पोटाशियम आयोडाइड। तो स्टूडेंट्स होप सो कि आपको रिएक्शन समझ भी आ रहे हैं। अगर कोई पॉइंट जो है वो आपको नहीं क्लियर हो रहा, किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो रही है, तो वो आप मुझसे जो है कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन अब करेंगे हम इसका पोटाशियम आयोडाइड के साथ। तो इट ऑक्सीडाइजेस पोटाशियम आयोडाइड टू आयोडीन। अब इसमें भी पोटाशियम आयोडाइड को ये ऑक्सीडाइज करेगा कि इसमें आयोडीन में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि पोटाशियम आयोडाइड में आयोडाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज। तो आयोडीन जो है फ्री स्टेट में होती है, तो हमेशा उसके ऊपर जो है वो क्या होगा, आयोडीन I2 जो है वो फ्री स्टेट में है ना। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होता है। तो आप ये देखें कि -1 से ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके 0 में लाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिख लें, -1 से किधर लेकर जा रहा है, 0 में जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव से 0 की तरफ आ रहा है, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और खुद रिड्यूस होगा, और खुद रिड्यूस होने का वाली बात तो मैंने आपको बताई दी है कि ये +6 हेक्सावेलेंट से किस में जाता है, +3 स्टेट में चला जाता है। ठीक है, खुद जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, Cr2SO4 होल थ्राइस की फॉर्म में आप देखें तो ये +3, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 होगा क्रोमियम का। वो क्यों होगा, ये सारी बात में स्टार्ट में स्टूडेंट्स ये फर्स्ट इक्वेशन में आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो यकीनन आप इसको अच्छे से जब अंडरस्टैंड करेंगे, ये सारी बात मैंने क्लियर की है, तो आपको यहाँ पर जो है ये सब पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा दोबारा से कि यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन 7 है, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई होकर 7 दूनी 14 14 हो जाएंगे, तो -14, और ये +2 होगा, तो ऑटोमेटिकली इसको +14 होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, +12। तो 2 क्रोमियम के ऊपर जो है वो +12 है, तो 1 क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +6 होगा, तो ये +6 स्टेट में है। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 3 यहाँ पर सल्फाइड जो है वो SO4 होल थ्राइस है। ठीक है, तो ये 3 आपने सल्फेट जो है वो 3 लिए, तो ये 2 के साथ -2 होता है ना इसके ऊपर चार्ज, सल्फेट के ऊपर SO4 2 नेगेटिव, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा -6, तो ये +6 होगा, तो 1 क्रोमियम के ऊपर +3 और दूसरे के ऊपर +3, इस तरह से आप लोगों ने इसको देखना है। तो ये +6 से क्या हुआ, यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी क्या होगा, +3 से ये खुद क्या हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हुआ है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है और दूसरों को इसने ऑक्सीडाइज किया है, मतलब ये -1 था, पोटाशियम आयोडाइड -1 था, और ये रिड्यूस होके जो है ऑक्सीडाइज होके, सॉरी -1 से ऑक्सीडाइज होके 0 स्टेट में आया है। आयोडीन फ्री स्टेट में है ना, 3 आयोडीन है, तो फ्री स्टेट में है, तो ये 0 हो गया, तो मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडाइज हुआ है, और ये वाला ऊपर वाला जो है ये आपने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहाँ पर क्रोमियम +6 हेक्सावेलेंट क्रोमियम जो है वो रिड्यूस होके +3 ट्राइवेलेंट क्रोमियम में कन्वर्ट हुआ है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जो है, थर्ड रिएक्शन, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसका जो लास्ट रिएक्शन है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, उसकी तरफ आती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये है इसका फोर्थ जो रिएक्शन है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्रोमाइल क्लोराइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। और अब मज़ीद इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और इक्वेशन को भी हम फिर अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपका जो सॉलिड पोटाशियम डाइक्रोमेट है, इसको आप हीट करते हैं विद सॉलिड मेटल क्लोराइड। यहाँ पर देखें कि ये सॉलिड फॉर्म में आपका जो मेटल क्लोराइड है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हम ले रहे हैं, ये मेटल है, सोडियम और क्लोराइड है, तो मेटल क्लोराइड भी आप इसे बोलते हैं, या सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है। ठीक है, इसके साथ हम रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो आपका जो है क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रोमाइल क्लोराइड होता है
O2Cl2, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं, ये जो टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हम इसे कह रहे हैं, तो दिस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल क्लोराइड्स। मेटल क्लोराइड्स को डिटेक्ट करने के लिए जो है हम इसको इस टेस्ट को, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसका आपको इसका यूज़ का पता होना चाहिए, ठीक है, हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इसकी इक्वेशन पे, तो देखेंगे कि K2Cr2O7 जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और साथ में सोडियम क्लोराइड जो है इसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले जो है वो पोटाशियम बाइसल्फेट यहाँ पर मिल रहा है, इसके अलावा सोडियम बाइसल्फेट मिल रहा है, इसके अलावा क्रोमाइल क्लोराइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है और साथ में 3 मोल्स ऑफ वाटर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्रोमाइल क्लोराइड पर पहले ही बता दिया कि CrO2Cl2 होता है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। अब इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि जो है यहाँ पर देखें कि पोटाशियम 2 है और यहाँ पर पोटाशियम देखें 2 है, तो यहाँ पर हमने इसलिए जो है KHSO4 यानी पोटाशियम बाइसल्फेट के साथ यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। क्रोमियम यहाँ पर 2 है तो क्रोमियम यहाँ पर 1 है, तो इस वजह से हमने पीछे जो है वो 2 लगा दिया, ठीक है। और अब आ जाए सोडियम की तरफ, तो सोडियम 4 है, तो सोडियम यहाँ पर भी हमने 4 इसलिए लगा दिए 4। यहाँ पर ये इक्वेशन एक बैलेंस फॉर्म में लिखी गई है पहले से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि बाकी क्या है, सल्फेट है यहाँ पर 6 है, तो अब यहाँ पर देखें कि 4 ये सल्फेट है, 4 यहाँ पर है ना, और 4 ये है SO4, ये 4 है, ठीक है, ये 4 SO4 है, ठीक है, और 2 सल्फेट यहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये 6 सल्फेट्स जो है वो पूरे हो गए, ठीक है। अब सोडियम भी बैलेंस्ड हो गया, सल्फेट्स भी बैलेंस्ड हो गए और क्रोमियम भी बैलेंस्ड हो गया, पोटाशियम भी बैलेंस्ड हो गया। तो आप क्लोरीन देख लें, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 4 हैं, तो और तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि 2 ज़ा 4 क्लोरीन जो है वो मौजूद है, बैलेंस्ड है। क्लोरीन भी बैलेंस्ड हो गया। अब हाइड्रोजन रह गए, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर देखें कि 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, तो ये 6 हो गए और 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से आपने इसको भी बैलेंस कर लिया हाइड्रोजन को, ठीक है। अब रह गया आपके पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 7 है, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 7 है, ठीक है, 7 ऑक्सीजन है और 7 ये हो गए और 6 6 12 6 18 और 6 24 ये हो गए और 7 ये हो गए, तो ये आपके पास 31 बनते हैं, ठीक है। इस साइड पे रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 31 है। अब यहाँ पर देखें तो 4 2 ज़ा 8 ये हो गए, 8 ये हो गए और 4 ज़ार, ठीक है, 16 ये हो गए, तो 8 16 और 24 ये हो गए और 24 25 26 27 ये हो गए ऑक्सीजन, 27 यहाँ पर हो गए और 2 ये हैं, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो 4 इसमें ऐड कर दें 27 में, तो 28 29 30 और 31 ये पूरे बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीजन भी आपका जो है वो बैलेंस्ड हो गया है। तो इस तरह से इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स आपकी ओवरऑल बैलेंस्ड हो गई है। अब यहाँ पर वही बात के जो आपका तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये जो क्रोमाइल क्लोराइड इसकी फॉर्मेशन जो है वो आपको क्लियर हो गई है। और स्टूडेंट्स इसको किस तरह से जो है किन के लिए यूज़ किया जाता है, किसकी डिटेक्शन के लिए, तो फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल क्लोराइड। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को बात जो है अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें खास तौर पर जो है अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो है क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्रोमाइल क्लोराइड जो है इसका क्या फॉर्मूला है और इसको किस की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपको इस बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं फर्दर इसकी यूजेस की तरफ आते हैं, जो कि हमारे लेक्चर का जो है लास्ट पॉइंट है। यूजेस जो है फर्स्ट इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, इट इज़ यूज्ड इन डाइंग, ठीक है। डाई करने के लिए जो है किसी चीज़ को डाई करने के लिए, रंगने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड जो है इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्रीज़ फॉर क्रोम टैनिंग, ठीक है। लेदर इंडस्ट्रीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है क्रोम टैनिंग के लिए, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। क्रोम टैनिंग क्या है, मेथड है, क्या है, मेथड है, जो कि मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ यूज्ड, दिस मेथड इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व। ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व मतलब बचाता है किसको, जो आपके पास एनिमल होते हैं, एनिमल की स्किन्स, ठीक है, दैट इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व एनिमल स्किन्स, ठीक है। यहाँ पर जो है ये एक मिनट में इसको ठीक से पकड़ लूँ, दैट इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व एनिमल स्किन्स। एनिमल की जो स्किन होती है उसको प्रिजर्व करता है एंड प्रिवेंट रॉट, ठीक है, प्रिवेंट करता है रॉट, मतलब उसको गलने सड़ने से जो है बचाता है, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रोम टैनिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या मैंने बात की कि इसको हम यूज़ करते हैं इन लेदर इंडस्ट्रीज़। लेदर इंडस्ट्री में जो है इसको चमड़े की जो इंडस्ट्री है उसमें इस्तेमाल किया जाता है फॉर क्रोम टैनिंग, ठीक है, क्रोम टैनिंग के लिए, फॉर
4, इसको आप 4 करें, फॉर क्रोम टैनिंग। क्रोम टैनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रोम टैनिंग क्या एक मेथड है जो कि यूज़ होता है टू प्रिजर्व एनिमल स्किन। जो एनिमल की स्किन होती है, जो खाल होती है जानवरों की, उनको प्रिजर्व करने के लिए कि वो ख़राब ना हो, एंड प्रिवेंट रॉट, उनको गलने सड़ने से बचाने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए जो है ये उसमें भी जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये इसकी यूज़ में मैंने आपको बताया कि इट इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्रीज फॉर क्रोम टैनिंग। इसके बाद जो है इसकी थर्ड यूज़ कहाँ पर होती है, इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको हम यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि स्टूडेंट्स आप लोगों से मैंने डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में। मैंने आप लोगों को रिएक्शंस के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन किया कि जहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे रिएक्शंस में जो है ये एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हमने इस्तेमाल किया कि दूसरों को क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था, और इट सेल्फ जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी जो है यूजेस थी। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।